हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक़्त कर्नाटक में प्रचार खत्म हो चुका है और 10 तारीख को कल वोटिंग होने वाली है। वोटिंग बहुत ही अहम है। कर्नाटक इस वक़्त न सिर्फ़ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में वहाँ के इलेक्शन को देखा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के हारने के सर्वे कई बार आ चुके हैं। वहाँ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कैंपेन की है, वो बहुत ही गैर मामूली है। गैर मामूली इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने वो बातें बोली हैं जो आम तौर पर कोई भी लीडर एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ वो बातें नहीं कहता जो प्रधानमंत्री ने कही हैं। कैसी कैंपेन चलाई है, बीजेपी में घबराहट है और कांग्रेस की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये इलेक्शन बहुत दिन के बाद अपोजिशन जरा मजबूती से लड़ रही है। आने वाला वक्त क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कैसे नतीजे आएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से कैंपेन हुई है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और मुल्क की सियासत पर बहुत ही गहरी और बारीकी से नजर रखते हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आदाब। आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि कांग्रेस कर्नाटक को मुल्क से अलग करना चाहती है यानी मुल्क तोड़ना चाहती है, इसके अलावा इस हद तक बोल जाना कि कांग्रेस दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, ये कैंपेन का इस हद तक जो गिरना हुआ उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और अपोजिशन की तरफ से जिस तरह से प्रचार चला उसको भी कैसे देख रहे हैं? तो आगे मैं सवाल बाद में करूंगा, जरा प्रचार पर बात कर ली जाए कि कैंपेन किस हद तक कहां तक हुआ, कहां तक गिरा, किस हालत तक कर्नाटक के लोगों को पहुंचा दिया गया, ये समझने की बात है। बहुत शुक्रिया। देखिए, परसों बीजेपी का कैंपेन खत्म हुआ, यानी 7 तारीख को बीजेपी का कैंपेन वहां पर तकरीबन खत्म हो गया और 8 तारीख को ओवरऑल कैंपेन खत्म हुआ। कांग्रेस ने 8 तारीख तक कैंपेन किया। इस कैंपेन की खास बात यह है कि कांग्रेस शुरू से एग्रेसिव रही है कैंपेनिंग में और बहुत उन्होंने ये समझना चाहिए कि अपनी तमाम ताकतें शुरू से ही झोंक के रखी हैं। तो इससे एक अंदाजा ये होता है कि अपोजिशन जब कैंपेन करता है और अगर वो सीरियस कैंपेन करे तो बीजेपी जिसे समझा जाता है कि वो इनविंसिबल है, जिसे नाकाबिले तस्लीम नाकाबिले शिकस्त है, ऐसा नहीं है। फिर बीजेपी घुटनों पे भी आती है। तो अभी जितना जो वज़ीर आज़म ने और वज़ीर दाखिला ने और जेपी नड्डा साहब जो प्रेज़िडेंट है बीजेपी के, इन्होंने कुल मिला के 75 से ज़्यादा रैली की है पिछले 9-10 दिन में। 75 से ज़्यादा, 150 सीटों पर से ज़्यादा सीटें इन तीनों ने मिलके कवर की हैं। और कोई भी जो स्टेट लीडर है बीजेपी का, उसको कोई अहमियत नहीं दी गई। इस पूरे कैंपेन में वो बहुत पीछे खड़े रहे। तीनों नेशनल लीडर्स ने ही कैंपेन की कमान संभाली और उसमें फिर इन्होंने आखिर में आके जो मर्यादाएँ होती हैं, जो एक वक़ार होता है कैंपेन का, जो सियासी जमातों का एक महज़्ज़ब तरीक़ा होता है कैंपेन करने का, उसके तमाम हुदूद को पार कर डाला और कानून के और ज़ाब्ते की जितनी धज्जियाँ उड़ा सकते थे, तमाम धज्जियाँ बखेर के रख दी। इससे बहुत साफ़ ये अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे-जैसे कैंपेन आगे बढ़ा है, वैसे-वैसे बीजेपी को अपनी शिकस्त वहाँ दिखाई देती रही है और आखिरी दिन तक वो शिकस्त उन्हें दिखाई देती रही। जहाँ तक ये इल्ज़ाम कि सोनिया गांधी का ये तकरीर थी, ये बाद में वो तकरीर तो कहीं मिली नहीं। ट्वीट पर इन्होंने कहा है कि वो वहाँ के सालमियत को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। सोनिया गांधी का ये ट्वीट था कि कर्नाटक की सालमियत को। हम्म, देखिए, ये मुल्क जो है मुख्तलिफ किस्म की तहज़ीबों, ज़बानों और मज़ाहिब का मुल्क है। हम्म, तो हर जगह अब साउथ में 5 स्टेट्स हैं। पाँचों रियासतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी कर्नाटक अलग है, तमिलनाडु अलग है, केरल अलग है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनकी तहज़ीब भी अलग है, इनकी ज़बान भी अलग है, इनके बहुत से तरीके मुख्तलिफ हैं। अब आप कर्नाटका को कर्नाटक कहें और कन्नड़ा ना कहें और तो उससे उनकी जो मुकामी तहज़ीब और सक़ाफ़त है, उसको खतरा महसूस होता है।
और वो खतरा बीजेपी जहां-जहां जाती है, वहां की मुकामी तहजीब, सकाफत, मजहब, अकायद और जबान को खतरा लाजमी तौर पर पैदा हो जाता है। अब मैं आज वो जिक्र नहीं करना चाहता, मतलब मणिपुर में भी वो खतरा है जिसकी वजह से वहां पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है। अभी मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। तो ये खतरात वहां हैं, तो सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, हम इंटैक्ट रखेंगे आपकी सालमियत को। उसको ये दूसरे अंदाज से इन्होंने कहा कि साहब ये तो तोड़ना चाहती हैं। और ये बिल्कुल उसी अंदाज से है जैसे बजरंग दल को लेके भाई बहुत साफ कहा कांग्रेस ने कि हम तो किसी भी रेडिकलाइज्ड वायलेंट मूवमेंट को, किसी भी मुसल्ला किस्म की तहरीक को इस मुल्क में गवारा नहीं करेंगे। और ये हर सियासी जमात का मौक़िफ़ होना चाहिए। ये बीजेपी का भी होना चाहिए। यही बात कही। और बजरंग दल साबित शुदा तंजीम है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के, यानी कहा 2015 में जो उड़ीसा में क्रिश्चियन मिशनरीज को जलाया था दारा सिंह ने, वो बजरंग दल का आदमी था। हुँ, या बाबू बजरंगी गुजरात में कौन था? अब अगर उन्होंने ये कहा, मतलब ऐसे मॉब लिंचिंग के कितने वाकयात हैं। विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में जब कमान संभाली, उसके फौरन बाद बजरंग दल बना। बजरंग दल का मतलब ही ये है कि वो हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन का मुसल्ला विंग होगा। हुँ, बजरंग दल का मकसद तासीस ही है। तो उन्होंने अगर ये कहा कि हम बजरंग दल को, और पीएफआई ऑलरेडी बैन है, तो हुँ, उसको उन्होंने, हमने फिर भी ये कहा कि ये लफ्ज का इस्तेमाल करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं थी। हुँ, लेकिन जिस अंदाज से वजीर आजम ने उसको लिया, वो इंतहाई काबिल एतराज है और बहुत ही ताज्जुब खेज है कि वजीर आजम ने अपनी इलेक्शन रैली में खड़े होके जय बजरंगबली के नारे लगाए। हुँ, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन 1951 के की सरीह खिलाफ वर्जी है, खुले तौर पर खिलाफ वर्जी है। इसके लिए वजीर आजम के ऊपर मुकदमा कायम किया जा सकता है, उनको कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है। इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, आप बजरंग दल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हनुमान जी, जिनका दूसरा नाम बजरंग है, वो एक सनातन धर्म के एक बड़े अवतार हैं। एक देवता हैं, या उनको आप भगवान हैं, जो भी उनकी मान्यता हो, वो हैं। आप एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक मजहबी अवतार के साथ जोड़ जोड़ रहे हैं। ये अपने आप में तौहीन है उन मजहबी एतबार की, हुँ, अवतार की, यानी हनुमान जी की तौहीन है। हिंदुत्व अगर कुछ है, सियासी आइडिया, उसकी तौहीन है। और सनातन धर्म की तो खुले तौर पर तौहीन है, जो वजीर आजम ने वहां खड़े होके की। अब आप हुँ, इसको समझिए कि अगर मैं अपना नाम मोहम्मद मुस्तफा रख लूं, हुँ, तो क्या आप मुझे खुदा न खास्ता नौजुबिल्ला प्रोफेट मान लेंगे, हुँ, बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि बिल्कुल। मेरा हम नाम तो मोहम्मद मुस्तफा है? जी, मैं जी। तस्लीम रहमानी हूं। मैं अगर एक बजरंग दल या बजरंग सोसाइटी या बजरंग इंस्टीट्यूट या बजरंग ट्रस्ट या इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैं अगर खड़ा कर दूं, तो हुँ, क्या मुझे लाइसेंस मिल जाएगा कि मैं लोगों को कत्लेआम करता फिरूं और फिर कहूं कि मैं तो भगवान का अवतार हो गया हूं? ये तो हुँ, नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलग, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, सब समझते हैं इस बात को। लेकिन वजीर आजम ने इसको मजहब के साथ जोड़ दिया, और हुँ, वजीर आजम ने जोड़ा, किसी और ने हुँ, नहीं, किसी छोटे मोटे लीडर ने नहीं। तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम, 140 करोड़ लोगों का नुमाइंदा जो वजीर आजम है, वो वोट हासिल करने की के लिए इस हद तक गिरता है कि वो एक मजहबी अवतार को भी बदनाम और उनकी तौहीन करने से नहीं झिझक रहा है। तो हुँ, ये चीजें प्लस पहले दिन से, देखिए, कर्नाटक इलेक्शन की प्रॉब्लम ये है बीजेपी की कि कैंपेन शुरू होने के 1 महीना पहले से बीजेपी के अंदर टूट-फूट शुरू हो गई। हुँ, लिंगायत वोट 17% है, जो स्टेट का सबसे बड़ा सिंगल वोट चंक है। हुँ, उसके बाद फिर मुसलमानों का आता है 13%। वो लिंगायत वोट बीजेपी को मिलता रहा है। वो शुरू में ही तय हो गया कि इस बार वो टूट के बिखर गया है। हुँ, जगदीश शेट्टर चले गए, येदियुरप्पा ने कैंपेन करने से इनकार कर दिया, वो नहीं कर रहे। और येदियुरप्पा का बहुत बड़ा कद है लिंगायत के बीच। तो ये पार्टी के कई लीडर ने पार्टी छोड़ दी। येदियुरप्पा के बेटे को जहां टिकट दे रहे थे ये, वो वहां के लिए राजी नहीं। तो बहुत सारी चीजें थी जिससे बीजेपी को ये लग गया था कि यहाँ पर अब हमारे जीत मुमकिन नहीं है। तो इसलिए कैंपेन में ये इस हद तक गिरे कि इन्होंने शुरू में कहा कि साहब हमको तो मुसलमानों का एक वोट भी नहीं चाहिए।
शुरू ही में इन्होंने पहले ये बात की मुसलमानों का एक वोट नहीं चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो है वो 4% जो मुस्लिम ओबीसीज के अंदर जो मुस्लिम कोटा था, उसको खत्म कर दिया और कहा कि नहीं है तो गैर कानूनी था कोटा। अरे भाई केरल में मौजूद है, तेलंगाना में मौजूद है, आंध्र प्रदेश में मौजूद है, वहाँ भी गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी वहाँ कैसे चल रहा है? और फिर ये उसको इन्होंने जब खत्म कर दिया, कोर्ट में आए तो कोर्ट ने भी उस केस को एडमिट कर लिया और कहा कि नहीं हम इसकी सुनवाई करेंगे, ये गलत है। और उन्होंने कहा कि जो कोटा जारी है, हमारी सुनवाई होने तक ये जारी रहेगा। तो अगर वो जो वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये तो वो कोटा तो मज़हबी बुनियाद पे होता ही नहीं है, तो भाई मज़हबी बुनियाद तो कुछ ना कुछ सबकी ही है। जितना कुछ रिज़र्वेशन आपने दिया है, वो तो लिखा हुआ है रिज़र्वेशन के क्लॉज़ में लिखा हुआ है कि नॉन हिंदूज़, नॉन बुद्धिस्ट और नॉन सिख्स को नहीं देंगे, तो बुनियाद तो मज़हबी हो ही गई। ऊपर से आपने 4 सिर्फ़ 4% वो कोटा उठा के किसको दिया? 2% दे दिया लिंगायत को और 2% दे दिया वो कलिंगा को। तो भाई वो और लिंगायत कौन है? लिंगायत कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं। वो एक लंबे अरसे से चिल्ला रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमको माइनॉरिटी स्टेटस दें और ये कहते हैं हिंदू हैं ये। तो ये जो मजबूरियाँ हैं, उसने शुरू से कैंपेन को कम्युनल पिच पे रखा और आज जबकि कैंपेन खत्म हो चुका है, कर्नाटक में हनुमान चालीसा पढ़ने की मुख्तलिफ मंदिरों में बहुत कोशिश की गई। आज मजबूरन इलेक्शन कमीशन को उसे रोकना पड़ा। और देखिए, हनुमान जी का जहाँ तक ताल्लुक है, जो कर्नाटक के लोग हैं, वो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। मेरा ख़्याल है देश में सबसे ज़्यादा हनुमान जी के भक्त कर्नाटक में रहते हैं, कहते हैं कि उनका जाए पैदाइश भी वही है। और सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के कर्नाटक में ही हैं। इसलिए इन्होंने बजरंग बली को इश्यू बनाया उसका। और हुआ क्या, अभी कल मैं किसी और प्रोग्राम में एक योगेंद्र यादव जी के साथ एक डिबेट पे था। उन्होंने बताया, वो कर्नाटक में, उन्होंने बताया कि साउथ कन्नडा में सिर्फ एक जगह इसके खिलाफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर पाई और उसमें सिर्फ 18 आदमी थे। सिर्फ 18 आदमी थे। अभी जो 2000 से ज़ायद मंदिरों में हनुमान चालीसा की कॉल दी इन्होंने, तो भाई मंदिर तो खुले ही हुए हैं। बहुत से मंदिरों ने बंद कर दिए, ताले लगा दिए कि हम अपने यहाँ जो है बीजेपी के लोगों को आके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। बहुत से मंदिर बंद कर दिए। ये मंदिरों के बाहर बैठ के बीजेपी का ही वर्कर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, अवाम नहीं है। तो जो जितना इन्होंने कम्युनलाइज़ किया, जितना ज़्यादा कम्युनलाइज़ करती गई बीजेपी, एक आम जो कर्नाटक का वोटर है, वो ये समझता चला गया कि हमको रोज़गार हमारा मुद्दा है, डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है, हमारी जो लोकल सिविलाइज़ेशन है, उसका प्रिज़र्वेशन हमारा मुद्दा है। इन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करी बीजेपी ने। और जो मैनिफेस्टो दिया कांग्रेस ने, वो वन ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टोज़ है। अगर उसमें से आप ये आधा सेंटेंस निकाल दें बजरंग दल वाला, हालाँकि उन्होंने भी, वो भी अब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट तो उनके साथ भी है ना, वो भी ये देख रहे हैं कि ग्राउंड पे हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल पा रहा है बीजेपी का। तो उन्होंने उसमें बजरंग दल लिख के बीजेपी के हाथ में एक कार्ड और थमा दिया कि आप ये और फ्रस्ट्रेट हो जाए, और वही हुआ। ये और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, इन्होंने और ज्यादा उसको बढ़ावा दिया। तो ये कैंपेन किसी सूरत में भी कानूनन भी दुरुस्त नहीं है, ज़ाब्ते की भी खिलाफ वर्जी है, अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर ज़ाती कीचड़ उछालने से, मुद्दों से आप भटकाते हैं और अवाम को आप भ्रमित करते हैं। ये है कर्नाटक के इलेक्शन का बिटर ट्रुथ। एक चीज़ स्टैटिस्टिक्स के एतबार से ये समझ लेनी चाहिए कि आज तक, जब से कर्नाटक स्टेट बना है और जब से बीजेपी वजूद में आई है 1984 से आज तक, 3 बार सरकार बना चुकी बीजेपी, लेकिन इनको न तो कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है और न कभी इन्होंने सिंपल मेजॉरिटी हासिल की है। 113 सीटें भी कभी ये हासिल नहीं कर सके, 224 में से आज तक नहीं कर सके, और न कभी इनको कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है। ये दूसरे नंबर पर ही इनका वोट रहा है हमेशा। तो कर्नाटक में इनकी इन्होंने पिछली सरकार भी 2018 की, सब जानते हैं कि चोरी की थी सरकार, नकबजनी करके इन्होंने सरकार बनाई थी। मैंडेट नहीं था इनके पास, 2018 में भी नहीं था, और अभी भी मैंडेट नहीं मिलना चाह रहा है। तो एक अब इनके पास नकब लगाने का भी मौका नहीं है। जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं वहां से, वो ये हैं कि कम से कम 10% वोट का फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कम से कम, पहले पिछला 2% वोट का फर्क था, 2% वोट कांग्रेस का ज्यादा था, बीजेपी का नहीं था। 10% का वो फर्क हो गया है।
और लिंगायत और वोकालिगा जेडीएस को वोट देता है ज्यादातर। वो भी कांग्रेस की तरफ पलटा है। वोकालिगा जो वोट है वो भी कांग्रेस के 11% वोट है, वो जेडीएस से हटके वो भी कांग्रेस की तरफ प्लस हो रहा है। और ये जो 17% लिंगायत का वोट है, ये पूरा इस वोट में से तकरीबन 60% वोट ये आ रहा है इन कांग्रेस की तरफ। अब लिंगायत 2 किस्म के हैं। एक लिंगायत तो वो हैं जो विष्णु के पुजारी हैं। और लेकिन एक दूसरा बड़ा तबका विश्वराजा को मानने वाला तबका है वहाँ, वो बहुत बड़ा था। वो शायद 60% है जो विश्वराजा को मानते हैं। वो एक बड़े अवतार हैं। वो उनको अवतार की हैसियत से मानते हैं और वैधानियत में यकीन रखते हैं। वो भगवान या ईश्वर या जो भी वो पुकारते हैं उसकी वैधानियत में यकीन रखते हैं और बसवराजा जी को वो अपना अवतार मानते हैं। तो ये फर्क है 2 लिंगायत में। और वो जो बसवराजा जी को मानने वाला लिंगायत है वो पूरा पलट गया है कांग्रेस की तरफ। तो ये सारे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरे मुस्लिम जो 13% वोट है उसका कोई डिवीजन नहीं हो रहा। 3 सीटों पे एमआईएम लड़ रहा है। अब एमआईएम जो लड़ाई है वो सिर्फ परसेप्शन की लड़ता है, वोट की लड़ाई लड़ता ही नहीं है एमआईएम कभी। वो सिर्फ एक कम्युनल परसेप्शन क्रिएट करते हैं असदुद्दीन साहब। वो उन्होंने वहाँ 3 सीटों के नाम पर भी की है। हालांकि वो कोई खास वहाँ पे वो लड़ाई में नहीं है। एसडीपीआई जो एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ बनने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने 100 सीटें अनाउंस की थी पहले। लेकिन फिर उन्होंने 25 सीट को कहा। अब वो सिर्फ 16 सीट पे लड़ रहे हैं और 16 में भी वो 1 या 2 सीट पर ही कहीं मैसूर के इलाके में कहीं कुछ मुकाबले में, वरना कहीं मुकाबले में भी नहीं है। तो सीधा 13% वोट मुस्लिम लीग पहले प्लान कर रही थी कि वो भी वहां कंटेस्ट करेंगे, मुस्लिम लीग नहीं कर रही। तो मुस्लिम वोट जो 13% है वो एन ब्लॉक जा रहा है कांग्रेस की तरफ। तो अब अगर पूरा 13% मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा, 17% का 50% से ज्यादा 60% कांग्रेस की तरफ जाएगा, 11% वाला जेडीएस का वोट भी कट के कांग्रेस की तरफ आएगा, जो तकरीबन 18% जेडीएस का वोट था वो कम होके 12% के करीब रह जाने की उम्मीद है। तो इतना जो ये कंसोलिडेशन हो रहा है तो कांग्रेस को इसमें खासा फायदा है। 125 130 सीटें की उनके आने की उम्मीद है। 113 मिनिमम सीट चाहिए और 125 130 सीटें लेने की उम्मीद है। अब आज भी हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की है, कल भी करेंगे। लेकिन देखिए कि अब इस बार बजरंगबली किसके साथ खड़े होते हैं, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। जी, ये बजरंगबली की बात जो आपने कही और ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि भाजपा के लिए मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए। ये बहुत ही अहम बात है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ मुसलमान बहुत खामोश है, वो पब्लिकली कहीं कुछ नहीं बोल रहा और जो मुख्तलिफ पार्टियों के अपोजिशन वाले भी, कांग्रेस और दूसरे लोग भी जाते हैं, वो उनसे कह देते हैं कि भाई आप हमारे इलाके में ना कोई पब्लिक मीटिंग करो, ना हम में से किसी से तकरीर कराओ, हमें मालूम है कहाँ वोट देना है। तो वहां से मुझे एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने बताया कि मुसलमान बहुत समझदारी से, खामोशी से इस इलेक्शन में अपना जहन बनाए हुए है। अच्छा, इसमें एक बात बताइए कि ये जो कांग्रेस के हक में माहौल बना, ये बीजेपी की नाकामियों की वजह से या राहुल गांधी के ज्यादा एक्टिव होने के वजह से? अभी पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा हुई और वहीं से साउथ से ही उन्होंने शुरू किया था, जिसमें कर्नाटक भी था। तो क्या उसका ये फायदा मिल रहा है या दोनों चीजें हैं? किस तरह से कांग्रेस को और इसका असर क्या होने वाला नेशनल पॉलिटिक्स में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो कर्नाटक में बहुत कामयाबी के साथ निकली थी। वो तमिलनाडु से शुरू होके कर्नाटक में आ गई। लंबा रूट था उनका कर्नाटक का। वो एक अपनी जगह है। अब उसका तो टेस्टिफाई होगा वोट के बाद के भारत जोड़ो यात्रा का वहां कोई इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन साउथ इंडिया का जो वोटर है एज सच, कर्नाटक में येदुरप्पा की वजह से और लिंगायतों की वजह से बीजेपी को एक एक्सेस मिला था। वरना आप देखिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी की कोई हैसियत ही नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। तमिलनाडु में है ही नहीं। केरला में बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब ये केरल स्टोरीज और ऐसी ऐसी फिल्में लाके क्रिश्चियंस को करके बहुत कोशिश कर रहे हैं। कदम रखने की भी गुंजाइश नहीं है केरल में। तो 5 स्टेट जो साउथ की हैं उसमें सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी कुछ वजूहात से आई थी। लेकिन जब भी बीजेपी वहां इक़्तिदार में आई, पहली चीज वहां करप्शन में बेहद इजाफा हुआ।
और कैंपेन इस बार शुरू ही हुआ 40% कट वाली सरकार से। और इसी इलेक्शन से ठीक महीना 2 महीना पहले इनके एमएलएस गिरफ्तार हुए जिनके घर से कैश बरामद हुआ। और उन एमएलएस को और उनके बेटे लाइजनिंग करते हुए पकड़े गए और कैश बरामद हुआ और फिर उनको जमानतें भी मिल गई। तो एक आम जो मैसेज वहां के लोगों में है कि ये करप्ट लोगों की सरकार है। येदियुरप्पा इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट एक्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री। यानी जयललिता के बाद उनका ही नंबर आता है। इतना करप्शन किया था येदियुरप्पा ने और उनके बेटों ने। जो रिजाइन भी करना पड़ा उनको, जेल भी जाना पड़ा इसी करप्शन में। तो आप अगर इतने बड़े लेवल पे करप्शन करेंगे और हर चीज के लिए पैसे मांगेंगे, दूसरे कम्युनल होना साउथ की स्टेट्स की फितरत नहीं है। आम तौर पर अमन पसंद लोग हैं जो साउथ के लोग हैं, सभी के सभी 5वीं स्टेट पे। और ऐसे में जब ये कम्युनल बातें करते हैं तो वो उनका मिजाज उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता कम्युनलिज्म को। और ये सारी बातें इन्होंने झूठ फैलाना और यानी डीजे अहली में इन्होंने फिसाद बपा करवाया, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कराने की कोशिश इन्होंने कर्नाटक में की। तो इस तरह से जो हरकतें करते रहे, फिर हिजाब का इशू इन्होंने वहां जिस तरीके से रेस किया, ये सारी बातें मुसलमान तो अपनी जगह है, वो तो चुपचाप जब मुसलमान चुप होता है, तो ये बात ज़ाहिर होती है पहले से ही कि वो चुप क्यों है और वो किधर जा रहा है। तो ये बात पता होती है। तो मुसलमान की खामोशी का मतलब ये है कि वो कांग्रेस को वोट दे रहा है। वो बात बीजेपी भी समझती है। ये अगर खामोश है तो इसका मतलब ये एक तरफ चला गया। उसके लिए वो ये कैंपेन चला रहे हैं। तो ये जो कम्युनलिज्म और एंटी इनकम्बेंसी, ये 2 फैक्टर हैं जो बीजेपी को वहां इस वक्त पीछे धकेल रहे हैं। दोनों फैक्टर। इस इलेक्शन में अगर कांग्रेस कामयाब हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज ये निकल के आएगा बहरहाल कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब इस मुल्क में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। और दूसरा मैसेज ये जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने तकरीबन 30 रैलीज की हैं ताबड़तोड़, उनका जो चरिज्मा था, उनका जो करिश्माई शख्सियत थी वोट कैचिंग की, और जहां पूरा स्टेट लीडरशिप को आपने पीछे बिठा दिया, तो उनकी मुट्ठी भी खुल गई। ये 2 चीजें हैं। बड़ा रिस्क लिया है वजीर आजम ने इस मामले में कि सारे स्टेट लीडर को पीछे करके खुद आगे आ गए। अब अगर वहां पर उनका वोट जो है वो गिर के वो 30% ही रह गया और 50-60 सीट 70 सीट ही ले पाए, तो वजीर आजम की मुट्ठी खुलेगी। तो ये 2 बड़े खतरे वहां हैं। तो लेट अस सी कि क्या निकल के आता है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि कर्नाटक इलेक्शन 2024 के इलेक्शन से पहले का सबसे अहम इलेक्शन है। सबसे अहम इस तरह से कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो मुसलसल घट रहे हैं। महाराष्ट्र जबरदस्ती संभाल करके वहां भी कभी-कभी ये इशारे मिलते हैं कि शायद एक पार्टी तोड़ करके इधर से उधर लाएंगे, एनसीपी से लाएंगे, कुछ करेंगे। तो महाराष्ट्र भी तकरीबन उनके हाथ से निकला हुआ है। जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि वहां भी बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। अब जो मेजर रह जाते हैं वो नॉर्थ के, एक तो ये उत्तर प्रदेश और ये उधर गुजरात और कुछ मध्य प्रदेश। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई बड़ा खजाना बाकी नहीं रहा है। तो 2024 के लिए एक तब्दीली के इशारे कर्नाटक को समझा जा सकता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए 2024 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें कर्नाटक कांग्रेस जीती थी, मध्य प्रदेश कांग्रेस जीती थी, राजस्थान कांग्रेस जीती थी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीती थी। तो 5 में से 4 कांग्रेस ने जीत लिए थे 2018 में। लेकिन 2019 का जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो ये तकरीबन सारी की सारी ये सीटें बारिंग 5-7 सीट छोड़ के सब बीजेपी ने जीत ली थी। ये बात समझनी चाहिए। मैं जब इस पे बहस करता हूँ, जो सेफोलॉजिस्ट और वो तमाम जो इसके जानकार लोग हैं, तो कहते हैं बीजेपी अगर जीत जाए, तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं होगा। एक स्टेट को रिटेन कर लिया। लेकिन बीजेपी हार के अगर कांग्रेस जीत जाए, तो 2024 के इलेक्शन के लिए एक टिल्ट होगा और एक हौसला मिलेगा बाकी की रियासतों में इलेक्शन के लिए, और 2024 पे उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। हालाँकि मैं 2018 की वजह से होपफुल नहीं हूँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन है,
उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। देखिए, बिहार में सैचुरेशन था। हुँ, जितनी मैक्सिमम सीटें आप हासिल कर सकते थे, आपने जो उस वक़्त एनडीए था जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, 39 सीट जीते थे, 40 में से, हुँ, सैचुरेटेड था ना। हुँ, बंगाल में आपने उस वक़्त के कैंपेन में 18 सीटें जीती थी, अब नहीं जीत सकते 18 सीटें। हुँ, जिस हुँ, तरीके से ममता बनर्जी ने असेंबली का इलेक्शन जीता और जो ये कहा करते थे कि वो मई आई और ममता गई का और दीदी ओ दीदी का जो कैंपेन चलाया था, पहले से ज़्यादा सीटें जीत ली ममता बनर्जी ने। तो हुँ, बंगाल में इनके हाथ से जा रहा है। यूपी में 65 सीटें हैं अभी ऑलरेडी, जो हुँ, गठबंधन बना हुआ है और जो और किसी न किसी सूरत 2024 तक मजबूत हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि 50 के नीचे जाएँगे, बहुत नीचे नहीं जाएँगे, 50 के नीचे जाएँगे। महाराष्ट्र में पूरा सैचुरेशन था, हुँ, जो शिवसेना के साथ मिलके ये लड़े थे, तो सैचुरेशन था उस वक़्त और पूरी सीटें इन्होंने जीत ली थी, 5 या 6 सीटें एनसीपी कांग्रेस ने मिलके जीती थी, बाकी सारी जो 48 सीटों में से 41 सीट जीती थी इन्होंने, हुँ, तो वो हुँ, सैचुरेटेड पॉइंट था। कर्नाटक में 28 में से 27 सीटें जीती थी इन्होंने, हुँ, सैचुरेशन था। हुँ, हुँ, राजस्थान 25 की 25 जीत गए थे हुँ, और इधर भी आप छत्तीसगढ़ भी जीत गए थे। कर्नाटक सारी की सारी सीटें जीत गए थे, ये सॉरी मध्य प्रदेश। हुँ, तो ये जो सैचुरेशन है, जो 2019 में आपने अचीव किया था, अब वो हासिल किसी सूरत में नहीं होगा। हुँ, मुझे यकीन है कि हुँ, आप बंगाल लूज़ करेंगे, आप बिहार लूज़ करेंगे, आप यूपी में सीटें लूज़ करेंगे, आप महाराष्ट्र में सीटें लूज़ करेंगे, कर्नाटक में लूज़ करेंगे, मध्य प्रदेश में लूज़ करेंगे। फॉर श्योर कोई हुँ, इसमें दो राय नहीं है मुझे। तो हुँ, आप कम से कम इन्हीं जगहों पर जितनी स्टेट्स का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, मिनिमम 50 सीटें यहाँ से लूज़ कर रहे हैं। हुँ, मिनिमम 50 सीटें। हुँ, और हुँ, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूँ जो 21 सीटें हैं, वहाँ भी लूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा। लूज़ ये वहाँ भी करेंगे। तो आप अगर ये 50 पूरे मुल्क में मिला के अगर आप 60-70 सीट लूज़ कर रहे हैं, 50 भी लूज़ कर रहे हैं, तो आप तो सरकार में नहीं आ रहे। सरकार हुँ, तो गई 303 सीटें आपके पास हैं, जो ऑलरेडी सैचुरेटेड थी, जिसमें कहीं कोई और इज़ाफ़ा नहीं हो रहा। उम्मीद बिल्कुल। नहीं है उसमें और इज़ाफ़े की। उसमें से 50 आप लूज़ कर रहे हैं, तो 250 ही रह गए ना आप। हुँ, और हुँ, आपको 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो आप कैसे आ रहे हैं सरकार में? तो हुँ, जितने दावे भी करें, जो सेफोलॉजिस्ट भी हों, ये तो खुली आँखों से दिखाई दे रहा है। हुँ, मैं तो और 6 महीने के बाद एक-एक सीट बता दूँगा आपको पूरे हुँ, मुल्क की कि कौन-सी सीट लूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो हुँ, ये 2024 के अगर ये इलेक्शन जीत गए किसी सूरत, मैंने सुना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कर्नाटक का, वो भी मदद करने को तैयार नहीं है इस वक़्त इनकी। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, रिश्वत जब आप माँगते हैं तो उसका ज़ोर कहीं न कहीं अगर आप पार्टी रिश्वत माँग रही है, तो तुरंत ही एडमिनिस्ट्रेशन ही माँगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आईएएस लॉबी कोई दबाव डालती है, हुँ, वो भी परेशान है। वो हुँ, इनकी इलेक्शन के वक़्त में मदद करने को आमादा नहीं है। ये बात हुँ, हमने की है लोगों से वहाँ पर हुँ, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन करो, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार नहीं है। तो बहुत मुश्किल है, अगर ये इलेक्शन हारते हैं, तो पूरे एंटायर अपोज़िशन को एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट मिलेगा कि अब हम इनको पूरे मुल्क में हरा सकते हैं। हुँ, हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब। देखिए तब्दीली की उम्मीद सब कर रहे हैं। देखते हैं अभी क्या नतीजे आते हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन बहरहाल जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर थी, उससे हर हाल में कम होना है और अगर 50 सीटें भी कम होती हैं लोकसभा में 2024 में, तो सरकार इनकी नहीं बनेगी। ये उम्मीद की जा सकती है, क्या हो, किस तरफ हो। लेकिन ये बात अपनी जगह सच है कि लोग थक चुके हैं। नफ़रत से मैं नफ़ जी, एक चीज़ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं सिर्फ़ जी, एक जी, चीज़ कहना चाहता हूँ चूँकि पोलिंग के दिन आपका ये प्रोग्राम जाएगा। जी, जी। वो 71% पोलिंग पिछला इलेक्शन में हुआ था 2018 में। ओवरऑल जो कर्नाटक का पोलिंग परसेंटेज था 71% था। हुँ, उसमें मुसलमानों का जो पोलिंग परसेंटेज था दैट वाज़ अराउंड 52 टू 55%। हुँ, 52 से 55%। ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं हुँ, समझता हूँ कि अगर हम इस जो जो नारा लगाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, बाहर निकलो और सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे लगाते हैं, ये सारे नारे और सेकुलरिज़्म को बचाना है और डेमोक्रेसी को तो अगर बचाना है आपको, तो हुँ, जमहूरियत में इसको बचाने का एक ही हथियार है, वो वोट है।
जी, तो जी, जी। आप अगर 52% और 55% पोल कर रहे हैं, तो आपका ये दावा झूठा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना जी, चाहते हैं। जी, जी। आपका पोलिंग परसेंटेज अगर एवरेज पोलिंग परसेंटेज 70 आ रहा है, तो आपका पोलिंग परसेंटेज मिनिमम 80 होना चाहिए। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। तो बच्चे-बच्चे को हर एलिजिबल वोटर को 18 साल से लेके और एक 100 साल तक के लोगों को, हर एक शख्स को बीमार भी है तो चार बेड पे पड़ के जाके वोट डालना चाहिए। इतना जोश के साथ आपका वोटिंग होना चाहिए कि आपका आप न परेशानी का इज़हार भी करते हैं, शिकायतें भी करते हैं, दावे भी करते हैं, मगर वोट डालने नहीं जाते। तो ये जो हुँ, दोहरा मेयार आपका है, ये जी। आपको बंद करना चाहिए। ये मैं बड़ा सख्त जुमला इसके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आपका ये ड्वेल कैरेक्टर ये क्रिमिनल एटीट्यूड है। हुँ, आपको जब मौका मिलता है सरकार को बदलने का तब आप 2 घंटा निकाल के वहाँ जाके लाइन में खड़े होने को आप कसरैठान समझने लगते हैं। और जी, वैसे आप 5 साल शिकायत करते रहते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो बराए करम सबको एक दूसरे से ये अपील करनी चाहिए और एक दूसरे को टोकना चाहिए कि भाई वोट डालने जाइए। पूरे घर के साथ जो ख़वातीन हो या बूढ़े हों या बच्चे हों या जवान हों, आपका पोलिंग परसेंटेज 80 से कम नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कौन कितनी एमएलएज़ को तोड़ने की ताकत रखता है और कितने एमएलए जिताता है। तो जी, जी। प्लीज़ डेमोक्रेसी में वोट करना इम्पोर्टेंट है। यही आपका हथियार है। आप जाइए और वोट करके आइए। जी, जी। ये बहुत ही अहम बात कही आपने कि हम रोते तो हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, लेकिन हमारा जो कुछ हमारी जो ज़िम्मेदारी है, उस वक़्त अगर हम पीछे रह जाते हैं, तो वो हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए सभी को वोट करने ज़रूर जाना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।